बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब की तब्दीली के साथ साथ एक कत्लेआम का मंसूबा भारत की तरफ से बनाया जा रहा है और सलामती काउंसिल क्या इस सूरत हाल को एड्रेस कर पाएगी या नहीं, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं परवेज़ साहब, जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं परवेज़ साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं उमा जमील एडवोकेट। इनसे भी बात करेंगे। परवेज़ साहब, क्या खबरें हैं मकबूजा कश्मीर में जो आने जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि मकबूजा कश्मीर में पूरी सेंसरशिप है पूरे मीडिया पे, वहाँ से कोई खबर आ ही नहीं रही है और जो भी खबर वहाँ से आती है वो स्मगल होके आ रही है, क्योंकि पेन ड्राइव्स पे लोग इन न्यूज़ देते हैं, किसी और जगह वहाँ से वो फीड करते हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त पूरी कोरोना की तरफ लगी हुई है और स्पेस बहुत कम मिलती है मीडिया को। मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि कम से कम ये मीडियम है जहाँ से हम बात कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कोरोना वायरस की बात की और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल, आप जानते हैं कोरोना वायरस बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, जैसे एज अ लाइटनिंग, जैसे वो तूफ़ान की तरफ। तो इसका इम्पैक्ट मकबूजा कश्मीर पे भी है। जो हमारे पास इस वक्त रिपोर्टेड केसेस है 294 के करीब है मकबूजा कश्मीर में। लेकिन चूँकि सूरत हाल है कि आप जानते हैं जब हिंदुस्तान ने एक लॉकडाउन कर दिया है पूरे इंडिया में, तो मकबूजा कश्मीर को उसको इस लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मकबूजा कश्मीर 5 अगस्त से ही लॉकडाउन में है। लेकिन इस लॉकडाउन की आड़ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है कि उन्होंने वहाँ पे एक डोमिसाइल लॉ वहाँ पे अप्लाई किया है, जबकि 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 या 35A जब उन्होंने एब्रोगेट किया था, तो इसका मतलब है उन्होंने एक जहन बनाया था कि कश्मीर की डेमोग्राफी चेंज करनी है। फिर चूँकि इसकी कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ है कि इसका मैकेनिज्म था कि ये करेंगे कैसे, फिर उन्हें दो हफ्ते पहले एक डोमिसाइल लॉ मकबूजा कश्मीर में लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो 15 साल से मकबूजा कश्मीर में रहते हैं गैर रियासती बाशिंदे, वो यहाँ के डोमिसाइल होंगे, उनको हक होगा प्रॉपर्टीज़ का। या जो आप 15 या 10 साल से जो बाहर के ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे नौकरियाँ करते रहे हैं वो होंगे, या उनके बच्चे जिन्होंने 10th 12th उन्होंने पास किया होगा यहाँ से, वो डोमिसाइल होंगे यहाँ पे। उसके अलावा हमने ये बात की कि जो क्लास 4 पियान या इससे आगे की जो जॉब्स हैं वो कश्मीरियों के लिए होंगे, जो इससे अपर जो नौकरियां होंगी ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस सर्विसेज में वो इंडिया के लोग होंगे वो। फिर उन्होंने क्या किया कि फिर जब उन्होंने महसूस किया कि ये लॉ जो है इस पे हिंदू मुस्लिम सारी जॉब्स के हवाले से भी कंसर्न है, उन्होंने एक माइनर सी एक अमेंडमेंट लाई। उन्होंने कहा नहीं, ये जॉब्स जो है इसमें कश्मीरी ह्यू की होंगी, ये भारत के नहीं होंगे। लेकिन साथ ही ये नहीं कहा कि जो डोमिसाइल जो उन्होंने उन स्टूडेंट्स को दिया है जो वहाँ पे 10th 12th पास किया होगा या जो 15 साल से रह रहे होंगे, तो उनका तो बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे उनकी जो वहाँ पे जॉब्स में इसका हिस्सा मिलेगा। तो इस हिसाब से जो हिंदुस्तान में जो है वो अपना जो उनका जो एजेंडा है वो इस पर बदस्तूर काम करते रहे हैं। और इसमें सितम ज़रीफ़ी यह है कि कोविड-19 की आड़ में लोग इस डोमिसाइल लॉ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो हिंदुस्तान बाहर ये पोर्ट्रे करता है, बाहर ये तासुर दे देता है कि मकबूजा कश्मीर में जो ये एहतजाज हो रहे हैं, ये जो बाहर लोग निकल रहे हैं, ये दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक लॉकडाउन किया है इस डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन इन फैक्ट जो लोग बाहर आते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं इस इक़दाम के खिलाफ जो हिंदुस्तान मुसलसल तेज़ी के साथ वहाँ पे कर रहा है। तो अब बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान का जो कॉरपोरेट मीडिया है वो इसको किसी जगह स्पेस नहीं दे रहा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो मौक़िफ़ है, वहाँ के जो जितने भी हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उनको सख्ती से मना किया गया है, वो इवन हमारा प्रेस रिलीज तक इशू नहीं कर लेते। यानी कि सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम एहतजाज भी करते हैं, किसी जगह रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पे जो आपके तवज्जुह से जो बात हम करना चाहते हैं, कोविड-19 तो एक इशू है मकबूजा कश्मीर के साथ, ये तो बीमारी है, ये पूरी दुनिया में हमारे लिए ये ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमारे लिए कंसर्न है कि जो आप हमारी जोग्राफिया चेंज कर रहे हैं, हमारा वहाँ पे जो हमारा तशख़्ख़ुस है, ये हमारे लिए तशवीश की बात है। और इस वक्त दुनिया को जहाँ कोविड-19 की तरफ वो तवज्जो दे रहे हैं, इसी तरह मसला कश्मीर भी एक बैनुल-अक़वामी मसला है जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक मुतनाज़ है। इन्हें इस मुतनाज़ा मसले को फरामोश नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ी तेजी से मकबूजा कश्मीर की ज़मीनी हालत को तब्दील कर रहा है। तो ज़मीनी हालत को तब्दील करने जा रहा है, लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी सलामती काउंसिल को ख़त लिखा है, उनकी तवज्जो भी दिलवाई है कि ये जो सूरत हाल है इंतहाई संगीनी की तरफ जा रही है, आप नोटिस लें।
क्या कहती हैं उमा? जी बिल्कुल, देखिए कि जैसा कि पाकिस्तान तो हमेशा से और हमारी गवर्नमेंट भी हमेशा से कश्मीर के लिए जहाँ तक आवाज़ उठाती है और जो कोशिश कर सकती है कर रही है, लेकिन बात वही है कि जब तक तमाम आलमी बरादरी और जब तक तमाम मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम उम्मा इकट्ठे नहीं होते और इसको लेके नहीं चलते, तब तक हम उस पर कुछ कहें कि इस पर कुछ पॉजिटिव चीज़ आएगी तो बहुत ही मैं कहूँ कि मुश्किल काम है। और जहाँ तक अभी बात हो रही है कि कोरोना वायरस की वजह से कश्मीर इशू को दबा दिया गया, तो देखिए हम लोगों को खुद चीज़ें प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है इस टाइम। ऑब्वियसली ये पैंडेमिक है, पूरी दुनिया से पे इसका असर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो और संगीन इश्यूज हैं उनको दबा दिया जाए या उन पर बात ही ना की जाए। देखिए अब कश्मीर में जैसा कि सर ने भी कहा कि वहाँ पे कोरोना का इशू तो है ही है, लेकिन देखिए कोरोना आपको ठीक है, आपका हेल्थ इशू है, वो आप एक हेल्थ इशू की तरफ लेके जाते हैं जो आपको पूरी दुनिया में है, लेकिन जब आप राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू लिव की बात करते हैं तो उससे बड़ा इशू है, वो बेसिक इशू है। उस राइट के बाद आप आते हो हेल्थ की तरफ। तो देखिए अब जो कि इंडिया जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेप्स लेके, कभी हमला करके, कभी लॉकडाउन करके, कभी एब्रोगेशन करके, कभी जिस तरह से वो कर रहा है, तो वो जो उसकी हिस्ट्री है वो खुद बता रहा है और खुद लोगों को, पूरी दुनिया को उसकी जो है वो असलियत खुल के सामने आ गई है कि वो क्या कर रहा है और किस तरह से वो हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है कश्मीरियों की आवाज़ दबाने को। और अब जो कोरोना वायरस की मैं कहूँ इस लॉकडाउन की आड़ में वो सारी दुनिया को इस तरफ लेके जाना चाह रहा है कि जो हम जो कश्मीर में कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं कि ये मैं उस दिन एक पॉलिटिशियन हैं इंडिया गवर्नमेंट के, उनकी तरफ से आता है कि हमने जो है कश्मीरी नौजवानों के लिए एक रास्ता क्लियर किया है कि वो अपनी सलाहियत को बात करें थ्रू दिस सिटीजनशिप लॉ। और साथ वो ये भी कहते हैं कि जी ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल, देयर आर डिग्रीज ऑफ ह्यूमन बींग्स। व्हेन देयर आर डिग्रीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो आप कैसे उनसे कहेंगे कि वो ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं या वो किसी इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई कानून बनाएंगे या उसकी तरफ देखेंगे भी। जब उनके अपने मुआशरे में इंसान को इंसान नहीं माना जाता, इंसान की डिग्रीज रखी जाती हैं, वहाँ पे शुद्ध नहीं माना जाता उनकी अपनी कम्यूनिटी में, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुसलमानों छोड़ दें, रिलीजन छोड़ दें कि इंसान को, सिर्फ मैं भी इंसान बेसिक राइट की बात करूँ, नेचुरल लॉ की बात कर रही हूँ, कि उसको वो मद्देनजर रखेंगे। तो ये तो अब हम पे जिम्मेदारी है, हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में आवाज़ उठा रहा है, सोशल मीडिया पे भी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को भी एक स्टेप आना चाहिए उनकी तरफ से भी। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट थी वो ये रिपोर्ट थी कि जम्मू कश्मीर में रैपिड जो डे बाय डे केसेस का खदशा ये है कि रैपिडली जो है फास्ट केसेस रजिस्टर होंगे। तो इस पे WHO को भी एक स्टेप लेना चाहिए, जो आलमी इदारे हैं उनको भी अपनी तरफ से लेना चाहिए कि ठीक है कोरोना वायरस के लिए, लेकिन अभी आप देखें कि जम्मू कश्मीर की हद तक सिर्फ मैं कह रही हूँ कोरोना वायरस के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं इंडियन गवर्नमेंट में, सिर्फ इस पर बात करते हैं। अभी हम लॉकडाउन की बात छोड़ देते हैं, एक सिंगल स्टेप नहीं लिया गया वहाँ पे। उधर वो कौन सी ऐसी मेडिकेशन की जा रही है, कौन से क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट उन्हें आलमी बरादरी को पेश की हो, चलो अपने मीडिया के थ्रू पेश की हो। तो ये एक सारा एक क्रिएट किया जा रहा है कि वहाँ पे तो पता नहीं पाकिस्तान ने कोई एड कर दी और वहाँ पे हम ये इस तरह से लॉकडाउन हो रहा है, तो ये उसकी आड़ में सारा एक पाकिस्तान को भी बदनाम करने की साजिश की जाती है हमेशा से। लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया ने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया था जो हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब इस पैंडेमिक की वजह से वो कवरेज नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। लेकिन परवेज साहब क्या कहेंगे कि हिंदुस्तान संजीदा इस मामले में नहीं नज़र आता अपने मुल्क में कोरोना के ख़िलाफ़, तो मकबूजा कश्मीर में इस तरह की गिरफ्तारियां करके और वो इस आड़ में कर रहा है कि जी हम कोरोना के ख़िलाफ़ लोग नहीं कर रहे हैं तो हम इनको गिरफ़्तार कर रहे हैं। हिंदुस्तान ये समझता है कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो जो है इस बीमारी की तरफ है। देखें ये जो पैंडेमिक आया है ये बज़ाहिर पूरी दुनिया पे आया है, लेकिन कश्मीरियों के लिए ज़्यादा मुसीबतें लेकर आया है। ये मैं आपको कहूँगा कि देखें कश्मीर में ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि कश्मीर में सारा लॉकडाउन है। आप देखें कि दुनिया में हेल्थ केयर जो है ये जंगों में भी इसको एक एग्जम्पशन मिलती है कि जंगों में भी हेल्थ केयर को आप रखते हैं ऑपरेशनल, कैदियों को रियायत दी जाती है। इसके साथ कश्मीरी कोरोना से लड़े, यहाँ से आप उसकी शनाख्त को साथ साथ ख़त्म कर रहे हैं। इसको जनाब उसके लिए पाले पड़े हुए हैं अपनी तरफ से, मैं कोरोना से लड़ूं या मैं इस वक्त इधर जाऊं। ये डबल एजेड वेपन है, ये दोनों साइडों से कश्मीरियों को इस तरफ काट रहा है। जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, देखें हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन था वो प्री मैच्योर था, उन्होंने इस पर कोई तैयारी नहीं की थी। उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो
वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की बड़ी तादाद है, लाखों में, जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में काम कर रहे हैं। आपने देखा पिछले एक दो दिनों में लाखों की तादाद में जो प्रोटेस्टर्स हैं, लोगों के, जो नरेंद्र मोदी ने इक़दाम उठाया है। इससे पहले इन्होंने कोई वर्किंग नहीं की, 4 घंटे के नोटिस पे उन्होंने लॉकडाउन किया। ये जो है ये बड़ी खबर बन रही है दुनिया में। इससे तवज्जो हटाने के लिए अब क्या कर रहा है नरेंद्र मोदी, इन्होंने बॉर्डर्स को एस्केलेट किया है। आप देखें कि पिछले, आपने कल भी DGISPR का बयान सुना, मीडिया को देखा कि वहाँ से वो गोले बरसा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो गए, एक मासूम सा बच्चा वो शहीद भी हुआ है। तो आप देखें कि इस वक्त कोई तुक ही नहीं बनती है कि आप अपने हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करें, आप उल्टा आज़ाद कश्मीर में आपने गोलाबारी शुरू कर दिए। इसके पीछे 2 मकासद हैं। एक तो जो मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफिक चेंजेस वो इस वक्त कर रहे हैं, एक तो उनको ये तासुर देना है कि जी हिंदुस्तान इतना, जनाब आप कहें कि इतना जुनून में है कि हम इस वक्त जी आज़ाद कश्मीर को भी नहीं बख्श रहे हैं, आपको कोई आवाज़ उठाने का कोई अपॉर्चुनिटी हम आपको नहीं दे रहे हैं। दूसरा, वो इसी के साथ जो हिंदुस्तान में जो इस वक्त लोगों का, जो बाहर लोग आए हैं इस वक्त मोदी के उस प्री मैच्योर लॉकडाउन के खिलाफ, उनको भी वो आवाज़ भी वो दबा रहे हैं ताकि दुनिया इस वक्त ये समझे कि जंगी हालात है। देखिए मिनिमम क्या होगा, हिंदुस्तान को जब ये बॉर्डर्स को एस्केलेट करेगा तो दुनिया ये कहेगी कि जी दोनों मुल्कों पे प्रिवेल अपान करेगी, जी जो बॉर्डर्स पे सिचुएशन है इसको अब डी एस्केलेट करें, तो हिंदुस्तान इस पे राजी होगा, वो डी एस्केलेशन करेगा, ठीक है जी हम जंगबंदी की। लेकिन जो बुनियादी बीमारी है, जो आप मकबूजा कश्मीर में, जो आप इस वक्त डेमोग्राफिक चेंज करके कश्मीर की हैयत को तब्दील करना चाहते हैं, UN रेजोल्यूशन उसको इनफ्रेक्शंस बनाना चाहते हैं, इसलिए वो चाहता है कि मैं एक और इशू यहाँ से खोलूँ, दुनिया कहेगी जी आपका जी बॉर्डर्स को साइलेंट करें, हम साइलेंट करेंगे और उसकी तरफ तवज्जो ना चाहे। ये हिंदुस्तान का दूसरा डिज़ाइन है। मैं आपसे जो गुजारिश करना चाहता हूँ, जो देखिए 5 अगस्त को जब हिंदुस्तान ने 2 कानून, जब उन्होंने 370 और 35A जो है, 35A जो था वो लेजिस्लेटिव जो वहाँ की असम्बली थी, वहाँ के जो वहाँ को देता था इख्तियार की वो वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट लॉ डिफ़ाइन करे। चूँकि 5 अगस्त से आज तक मैं आपको कुछ ऐसे निशानदी, कुछ इक़दाम की करूँगा कि जो उन्होंने किए हैं जिससे साफ नज़र आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे एक बड़ा समिट करवा रहे हैं अप्रैल में, जबकि कोरोना का खौफ है वो कर रहे हैं। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो हिंदुस्तान के हैं और जहाँ बाहर के हैं, एक समिट करा रहे हैं, वो यहाँ पे इकोनॉमिक समिट के बाहर के लोगों को यहाँ पे बुलाएं। इसके लिए उन्होंने तकरीबन 10 से 12,000 कनाल ज़मीनें जो हैं, जो उन्होंने एक्वायर भी की है, जहाँ पे वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स इस्टेब्लिश करेंगे। बाहर के लोग होंगे, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट। उसके अलावा वो उन्होंने 10 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे वो पंडित्स की आड़ में वो एक सेपरेट कॉलोनीज बनाना चाहते हैं, जैसे इसराइल में है। इसमें वो बसाएंगे उन बाहर के जो पंडित, हमारे 3-4 लाख लोग जो थे जिन्होंने बाय डिज़ाइन को बाहर निकाला था। हमने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इनको हमेशा वेलकम किया, आप आ जाएं, हम आपको अपने गले से लगाएंगे, आप हमारे यहाँ के सिटीज़न है, आपका हक है, हक खुद इरादे। लेकिन वो इनके लिए सेपरेट टाउनशिप्स जब बनाएंगे तो उसमें वहाँ पे उसको वो सिक्योर करके वहाँ पे और लोगों को बसाएंगे, वो लड़ाई बनाएंगे इसको स्टेट सब्जेक्ट और नॉन स्टेट सब्जेक्ट की, और ताकि वहाँ पे लोगों को, दुनिया को ये तासुर जाए ये ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इनका एक अंदरूनी तनाज़ा है, इस पे जो वहाँ पे फसाद चल रहा है। आप इस वक्त जो सूरत हाल है देखें, पाकिस्तान के लिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त बड़ी सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है कि कोरोना का है, लेकिन मसला कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का एक कौमी मसला है, इसको हम किसी भी सूरत में प्रायोरिटी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं खुदा ना खास्ता इस कोरोना की आड़ में ये 1-2 साल जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है, ये बीमारी तो काबू में आने का नाम नहीं लेगी। क्योंकि बज़ाहिर जो इस वक्त हमें जो ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है कि इसको एस्केलेट होना है, ये इसमें कोई पाकिस्तान का कसूर नहीं है, एक आलमी वबा है, इसको फैलना है। लेकिन इस आड़ में तब तक हिंदुस्तान कहीं ऐसा ना कर दे कि मकबूजा कश्मीर में आबादी का जो तनासब है उसको ख़त्म कर ले, गैर रियासती बाशिंदों को वहाँ पर बसा। बिल्कुल सही है। उमा क्या कहती हैं कि आबादी के तनासब का जो मॉडल है इसराइल से उन्होंने अडाप्ट किया है, वो लागू करना चाह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान कामयाब हो सकता है? इसराइल और मकबूजा कश्मीर में तो फ़र्क है। इतने डेकेड्स, इतने साल गुजर गए, अभी तक
इंडिया जो है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कश्मीरी अवाम है, उनका हौसला है कि वो हर उनकी की गए जुल्म सितम को उससे बढ़ के अपनी जो है वो दिखाते हैं और अपना राइट्स को वो सल्ब नहीं होने देते। देखिए अब बात वही आ रही है कि जो इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ पे पता ही नहीं है कि वहाँ पे हो क्या रहा है, अंदर कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है, जब तक उनकी अपनी अपोजिशन लीडर्स को वहाँ पे रसाई हासिल नहीं है, वहाँ की अपनी जो उनकी NGOs हैं उनको रसाई हासिल नहीं है। जब उनकी अगर आप रिपोर्टिंग देखें जो अपनी उनकी NGOs ने की है, उन्होंने ये लिख के दिया कि लॉकडाउन में हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। वहाँ पे जो हिंदुआता हुकूमत है, जो इंडिया का जो अभी मोदी सरकार की सारी ये गठजोड़ है, तो उनका तो अगर आप देखें तो उनके तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो उनकी RSS की कॉन्स्टिट्यूशन है, तो गुंडा गर्दी की कि उन्होंने तो ये लिखा हुआ कि हमने सारा हिंदुआता यकजा करने हैं, हिंदू एक स्टेट बनानी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नजरियाती कौम होती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। और अब वही ये थ्योरी जो पाकिस्तान की 2 नज़रिया थ्योरी थी, ये अब उसको डिफरेंट तरीके से वे से यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम एक विजन को लेके जाएं कि हिंदुआता और ये हिंदुओं का मुल्क है। तो वो जो सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बात करते थे वो तो सिर्फ मैं कहूँगी किताबों में ही रह गई है, या जो उनका मीडिया है, जो सो कॉल्ड मीडिया जो उनको बस मैं कहूँ कि दुनिया को दिखाना चाह रहा है कि हम सेक्युलरिज्म है। सेक्युलरिज्म को उनको अपने इंडिया में नहीं है। अगर आप देखें जिस तरह से वहाँ पे फीमेल्स या मेल्स स्टूडेंट्स के साथ सलूक किया गया वहाँ के जामिया, मैं फिर कहूँगी कि हम सब यकजा हों, आलमी बरादरी यकजा हो। अगर इस पे नोटिस ना लिया गया और कोरोना की वजह से अगर हमने इसको नज़रअंदाज किया तो ऑब्वियसली अगर कल को रेफरेंडम होता है तो फिर आपका उस रेफरेंडम का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रेफरेंडम उस हालात के लिए होना चाहिए था जो कि पहले जैसे हों, जो आबादी में चेंज ना हो। लेकिन ऑब्वियसली अगर चेंज हो जाएगा तो फिर रेफरेंडम में वही नज़र आएगा जो इंडिया दिखाना चाहेगा। लेकिन रेफरेंडम की अगर जिस तरह उमा बात कर रही है, फिर अक़वाम मुत्तहिदा इस रेफरेंडम को कबूल करेगा हिंदुस्तान जो राह हमवार कर रहा है? देखें, मैं इससे पहले आपको एक बात ज़रूरी कहना समझता हूँ कि ताकि जो हुकूमत पाकिस्तान जो इसका इशू के जो बुनियादी फ़रीक है, एक बात जो हिंदुस्तान जो एक नेक्स्ट मूव जो करेगा, जो हमें अप्रहेंशन है, हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर में 37 लॉज अप्लाई किए हैं इंडिया के, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट कानून है जिसको बैंकिंग लॉ कहते हैं। इस वक्त कोरोना वायरस में दुनिया में हर जगह ये कहा जाता है कि अगर लोगों के पास कर्जे हैं इनको रीशेड्यूल किया जाए, लोगों से कर्जा ना मांगा जाए, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है। क्योंकि आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर की मईशत जो है पिछले 30 साल से बदस्तूर एक ऑनस्लॉट है उसके ऊपर, वहाँ पे कोई हमारी इनकम नहीं है, तो वहाँ पे लोगों ने बैंकों से कर्जे लिए हैं काफ़ी तादाद में, क्योंकि वो बैंक जो है वो इंडिया के, जब आपने नेशनलाइज किया उस सारे को आपने, अब जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के बैंक तो अब इंडिया के बैंक हो गए, अब वो एक प्रेशर माउंट कर देंगे कश्मीर के लोगों पे कि जी आप कर्जे वापस करें। क्योंकि आप देखते हैं कि जब बैंक्स में आप कोई प्रॉपर लेते हैं कर्जा तो आपने प्लज कोई प्रॉपर्टी करनी पड़ती है। मकबूजा कश्मीर की 30-35% आबादी ने बैंकों से लोन्स लिए हैं, जब इनकी मईशत ख़राब हो गई तो उन्हें कर्जे लिए। अब हिंदुस्तान इनको फोर्स करेगा कि जी आप ये कर्जे रीपे करें। लॉकडाउन है, बिजनेस नहीं है, ये कोरोना है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो अब क्या होगा कि जब फोर्स करेंगे वो कहेंगे आपको कि अगर आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए लिए हैं, अगर आप नहीं देंगे तो हम आपका जो प्लज आपने प्रॉपर्टी की है हम उसको तो ऑक्शन कर देंगे। जब इन प्रॉपर्टियों को, क्योंकि ये अटेम्प्ट इंडिया ने पहले भी किया था, जब 370 था इस वक्त आई थी वहाँ की हाई कोर्ट की एक जजमेंट, आप ये नहीं कर सकते। अब वो लोगों को फोर्स करेंगे कि जब आप कर्जे रिपे करें, लोग अदा नहीं कर सकेंगे, फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ बैंक के साथ है वो उनको बेचना शुरू कर देंगे। और खरीदने वाले कौन होंगे कि कश्मीरियों की मईशत तो ऑलरेडी, अब यही जो स्टेट सब्जेक्ट जिनको आपने वहाँ पे डोमिसाइल दिया है, यही लोग वो प्रॉपर्टियाँ खरीदेंगे जो बैंक के साथ है, तो इससे एक बड़ा प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा कश्मीरियों से निकल जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जब आपने बाइफर्केट किया जो मकबूजा कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में, तो वहाँ की जो स्टेट की अपनी प्रॉपर्टी, स्कूल थे, मैदान थे, पहाड़ थे, पार्क्स थे, ये तो ऑटोमेटिकली इंडिया के पास चली गई। अब इन पार्क्स में ये आबादियाँ बसाएँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्योंकि अब तो ये उन्होंने बराह रास्त उनके पास चली गई है। तो ये दूसरा फैक्टर है। जहाँ तक बात है, देखें अगर हमने अपनी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बाखबर सिचुएशन से नहीं रखा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि आपने दुनिया के हर कैपिटल को
बाखबर रखना है। यूनाइटेड नेशन को कम से कम इस हद तक हमने एश्योरेंस लेनी है कि जो इस वक्त आबादी का तनासब जो हिंदुस्तान चेंज कर रहा है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को कहीं इन्फ्रेक्शस ना कर दे, क्योंकि अगर अक़वाम मुत्तहिदा देखें पॉपुलेशन का तो बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसीलिए तो तयन करना है। क्योंकि ये जैसे जिनीवा कन्वेंशन है या हेग कन्वेंशन है, उनमें ये बिल्कुल वाज़ेह है कि कोई भी ऑक्यूपाइंग स्टेट जो है वो वहाँ पे आबादी का तनासब ना वहाँ से लोगों को निकाल सकती है और ना ही बाहर के लोगों को वहाँ पे बसा सकती है, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद ये है कि हक़ खुद इरादियत ज़िंदा लोगों के लिए होता है जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। 1947 में अगर हम देखेंगे तो मकबूजा कश्मीर की जो आबादी थी वो मुस्लिम अक्सरियती आबादी है। इन 60-70 सालों में मुख्तलिफ ज़राइयों से इसमें 5-8% का फ़र्क तो आया है, लेकिन ये किसी हद तक बेरेबल है, बर्दाश्त है। लेकिन अगर ये आप इस हिसाब से करने जा रहे हैं जो आजकल आप इक़दाम कर रहे हैं, तो ये अगले 5-6 सालों में तो वहाँ पे इंडियन मेजॉरिटी में होंगे। अभी मोदी के पास 4 चाल है, इन 4 सालों में मकबूजा कश्मीर की हैत को इतनी तब्दील कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कई 5 साल के बाद हिंदुस्तान खुद न कहे आ जाए अब हम यहाँ पर रेफरेंडम कराते हैं, उन्होंने आबादी का वहाँ पे तनासब चेंज किया होगा। इसलिए ये जहाँ तक ये कश्मीरियों के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, वहाँ ये पाकिस्तान के लिए भी है। माँ क्या कहती हैं कि जो मनसूबा नरेंद्र मोदी ने बनाया हुआ है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर डाल के और एक सब्ज़ बाग दिखाया जाएगा मकबूजा कश्मीर के लोगों को कि जी हम इन्वेस्टर डालेंगे, टूरिज़म को फ़रोग देंगे, आप क्या समझती हैं कि भारत की 10 से 12 लाख फ़ौज वहाँ पे बस है ऐसी सूरत हाल में, तो इन्वेस्टर इतना पागल है कि वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा? देखिए, जैसा कि एक न्यूज़ भी हमने देखी थी कि वो अपनी ही स्टेट्स को जो है वहाँ पे अलॉट कर रहे हैं कि वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाएं और वहाँ पे जो है होटलिंग जो है वो स्टार्ट की जाए। तो देखिए, बात यही है कि वहाँ के लोगों के अपने जो एक्सट्रीमिज़म है उसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ के जो RSS के अपना जो एजेंडा है या वहाँ के जो लोग हैं उनके अपना नज़रिया ये है कि ये अखंड जो है वो एक हमारा अटूट अंग है। तो अगर वहाँ के लोग जब किसी की जान ले सकते हैं तो उनको अपना पैसा देने में कौन सा, मैं कहूँगी कि कोई कदगन आएगी। तो देखिए, वहाँ की इकोनॉमिकली तो हम जानते हैं कि इंडिया की स्टेज पे है या वहाँ के लोग किस तरह से इकोनॉमिकल हैं, लेकिन इस पे अब बात ये आती है कि जिस तरह से वो सारी चीज़ को डे बाय डे और जिस तरह से उसकी चेन को एक दूसरे से मिला के वो चला रहे हैं, तो इससे कहीं भी मैं ये समझती हूँ कि कोई रुकावट नहीं आएगी उनको ऐसे कि वो पैसे की वजह से ये इकोनॉमिकली या लोगों की इंटरेस्ट नहीं होगा वहाँ पे जाने के लिए। देखिए, कश्मीर जन्नत नज़ीर है, भी सिटीजनशिप लॉ आया है, फिर कल को हो सकता है कि लैंड एक्वायरमेंट लॉ आ जाए, फिर ये भी हो सकता है कि अभी देखिए ना, अब उन्होंने इसको एक यूनियन स्टेट का नाम दे दिया, या अब क्योंकि अब जो स्पेशल एक प्लेस था या जो एक स्पेशल जो अपोजिशन थी कश्मीर की वो तो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब तो वो एक, मैं फिर कहूँगी कि रीऑक्युपाई किया उसने जम्मू कश्मीर को, अब वो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है और इलीगल ऑक्यूपेशन में वो कुछ भी कर सकता है। आप उससे ये बिल्कुल भी उम्मीद ना लगाएं कि वो कोई बड़ा लॉ को लेके चलेगा और बड़ा जी इससे ये करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह से वो मासूम लोगों की जानें ले सकता है, तो इसमें से क्या कदगन है कि वो जो है पैसा नहीं लगा सकता और वहाँ पे जो है लोगों को ज़बरदस्ती उनकी लैंड्स नहीं एक्वायर कर सकता। लेकिन बात फिर वही आती है कि हालात उस हद तक ना जाने दिए जाएं जिस तरह से हर स्टेप पे PTV ने आवाज़ उठाई है। इसी तरह हमारे जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज हैं उनको भी चाहिए कि वो अपना अपना रोल प्ले करें। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे तो अगर कश्मीर की कहीं बात भी कर दी जाए तो उस पर बड़ा सोशल मीडिया के जो डिफरेंट साइट्स हैं या ऐप्स हैं उन्हीं की तरफ से पाबंदियां लग जाती हैं। तो इस पर भी हमें बात करने की ज़रूरत है, इस पर भी थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी अपनी तरफ से जो है अपना पार्ट प्ले करें। अगर जैसे लॉयर्स हैं वो अपनी एक लीगल टीम बनाएं जो कि अपनी लीगल वे से कन्वे कर सके। तो इस पे हर बंदे को, जो एक घर में भी बैठा बंदा है, वो उसको चाहिए वो अपनी आवाज़ उठाए और कश्मीरी लोगों के लिए आवाज़ उठाए। मैं फिर ये कहूँगी कश्मीरी कोई अलग नहीं है, जैसे सर ने भी कहा कि आप खुद अपने पाकिस्तान के लिए वो काम करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली इस तरह के अगर लॉज आएंगे और उस पर अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा या UN रेजोल्यूशंस की इसी तरह से मैं कहूँगी वायलेशन होती रहेगी, तो फिर
कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, लेकिन हमें बहुत ज़रूरत है इस वक्त हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते रहें। ये बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और हुकूमत पाकिस्तान ने भी सलामती कौंसिल को ख़त लिखा है और मकबूजा कश्मीर की जो सारी सूरत हाल है उनको आगाह किया है कि भारत जो इकदाम कर रहा है इंतहाई ख़तरनाक इकदाम कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तानी सियासतदानों को और पाकिस्तानी मीडिया को भरपूर आवाज़ उठानी होगी। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के